स्टोरी बुके में प्रस्तुत है सविता पाठक की कहानी पापा के लिए चिट्ठी। रात 2:20। तारीख हर दिन हर रोज। पापा नमस्ते। उस दिन अस्पताल में 30 दिन हो गए थे। मुझे एक नर्स ने पेन और कागज दिया था। कहने लगी जो मन में आए लिख डालो। पापा अस्पताल में जब आप कभी बाहर जाते थे तो वो अक्सर मुझसे बात करती थी। आपको याद होगा, एक सांवली सी मलयाली नर्स थी राज नर्सिंग होम में। वो हमारे कमरे में कभी कभी फूल रख जाती थी। पापा पेन और पेपर दिल की बात लिखने के लिए होते हैं, ये सोचकर मैं एक रोमांच से भर गई थी। अब तक मैंने इससे सिर्फ स्कूली इम्तिहान पास किया था, लेकिन मन की बात लिखने का ख्याल जितना सुंदर था उतना ही मुश्किल था। ये जानना कि मेरे मन में क्या है, कैसे लिखती। वहां तो घुप अंधेरा था, फिसलन भरे रास्ते थे, उसमें हवा भी बहुत कम थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी। उसके भीतर घुसते ही बाहर निकलने की तड़प होने लगती। वहां डरावनी चमगादड़ें थीं जो दीवारों पर चिपकी रहती थीं और जैसे ही कोई वहां घुसा उस पर हमला कर देती थी। मैं कुछ भी नहीं लिख सकी। कागज को पकड़कर गोचती रही। आड़ी तिरछी ढेरों रेखाएं बन गई। फिर एक फूल बनाया जो कभी बचपन में सीखा था, और फिर उस फूल को भी गौच दिया, और फिर पेन से घिसने लगी और कागज फट गया। पापा, मैं मन में आई बातें लिखना चाह रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो क्या होगा। उससे भी ज्यादा लग रहा था कि अगर मैंने पढ़ लिया तब क्या होगा। पापा, जब बातें अलग से लिखी जाती हैं तो वो गवाही देने लगती हैं। मुझे अपने मन के गवाह से डर लगता था। पापा, उस दिन मैंने उस कागज को कई बार छुआ, उस पेन को कई बार पकड़ा, और कुछ भी नहीं लिख सकी। मेरे भीतर का अंधेरा मेरे सीने के भीतर से फेफड़ों तक आ गया। टीबी से मेरे फेफड़े गल रहे थे। अस्पताल में 30वां दिन था। आपके मेरे बीच का पहला संवाद तब था जब उस रोज बाउंड्री में गुलाब खिले थे। हमारी कॉलोनी में कई मकान एक लाइन से थे। हमारा घर सबसे किनारे 2 कमरों वाला घर था। पीछे आंगन, हमारे बाउंड्री और गेट। हमारे घर के सामने जमीन खाली पड़ी थी और पीछे भी। सामने वाली जगह पर गुलमोहर का पेड़ था, लाल फूलों से लदा गुलमोहर। उसकी सारी पंखुड़ियां लाल थीं, लेकिन एक थोड़ी मोटी और चितकबरी। मैं उसके घने पत्तों पर निछावर रहती थी। पापा, मैं अपनी कॉलोनी की सुंदर लड़कियों में शामिल नहीं थी, लेकिन वो गुलमोहर का पेड़ मुझे भी खास बनाता था। जब कोई कहता था वो वाला क्वार्टर B32 जिसके सामने गुलमोहर लगा है, मैं हल्की सी लाल हो जाती थी। उन दिनों हम इतने बड़े नहीं थे कि सिर्फ फूलों को देखते रहते। हम उसकी चितकबरी पंखुड़ी का निचला हिस्सा खाते थे। वो खाने में ऐसा लगता था जैसे इमली के पत्ते खा रहे हैं। उसी के बगल में एक पुलिया थी, एक तरह का हमारी लाइन का चौराहा। रात का खाना खाकर हम सब अक्सर बाहर निकलते थे और टहलने जाते थे। हमारी पुलिया पर शाम से लड़कों की भीड़ लग जाती थी। हम लोग शाम को पुलिया पर नहीं बैठते थे। पापा, 5 दिवसीय टेस्ट मैच शुरू हो गया था। कॉलोनी के लड़कों को पता था कि आपको क्रिकेट का खूब शौक है। हमारे घर से चौके छक्के से लेकर आउट का शोर आता था। आप चिल्लाते हुए बाहर निकल जाते थे। लड़के आपसे कहते, अंकल अब तो मिठाई खिलाना पड़ेगा। आप 2-3 दिन की छुट्टी लेकर मैच देखते थे। सिद्धू ज्यादा गेंद पर कम रन बनाता था। आप चिल्लाने लगते, इसको किसने रखा है? टुक टुक करता है, इसको टीम की परवाह नहीं है, ये बस खुद की परवाह करता है। कई बार तो आप गालियां देने लगते थे। बाहर लड़के हंसने लगते। घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता जब भारत मैच जीतता। अगर भारत मैच हार जाता तो हमारी शामत आ जाती। घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। आपकी खुशियों और गुस्से की धुरी पर पूरा घर टिका था। हम लोग बचते हुए फिरते थे। वो सर्दियों की एक सुबह थी। पापा बाउंड्री के कोने में लगा गुलाब अपने महक से भरा था। वो देसी गुलाब था। एक साथ कम से कम 15 फूल खिले थे। गेट के पास गुड़हल के फूलों की झाड़ थी। उसको मोड़कर हमने बंधनवार की तरह सजा दिया था, और हमारे गेट के ऊपर फूलों से लदा गोलाई लिए बंधनवार
हर किसी को आकर्षित करता था। पापा, मैं बढ़ती उम्र के साथ समझ गई थी कि आकर्षण शब्द अच्छा नहीं है। हमें रोड पर राम राम करना था, लेकिन पापा, हम दोस्ती कर बैठते। मैं जब भी अपने भाई के साथ हमारे घर आई थी, उसके भतीजे का जन्मदिन था, हम लोगों को बुलाने। पापा, वो थोड़ा दूर से आई थी। आपने कहा कि इसी वक्त उससे कहो कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पापा, मैं 16 साल की थी, 11वीं में पढ़ती थी। किसी को कैसे ये बात कह दी? फिर भी पापा, मैंने अपने भीतर के एक और ऑक्सीजन के दरवाजे को बंद कर दिया और उसको बाउंड्री में बुलाकर कहा कि प्लीज, हमारे घर बाहरी लोगों का आना जाना मना है। उसे क्या लगा होगा, वो कैसे अपने भाई को कहकर हमारे घर लाई होगी। लेकिन पापा, मुझे तो आपकी नजर में अच्छा बनना था। पापा, मैंने अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ किया। मेरा बस चलता तो मैं अपने बढ़ते शरीर को ही रोक देती। मेरा बस चलता तो मुझे पीरियड्स कभी नहीं होते। मेरा बढ़ना आपकी नजर में गिरना था। मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, पता है आपको। जब माँ ने किसी को सिल सिर्फ पीसने के लिए दिया था, मैं बहुत छोटी थी, आपसे बस तारीफ पाना चाहती थी। मैं रास्ते में बैठकर इस बात का इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे और मैं कहूंगी कि माँ ने सिलबट्टा बेच दिया। पापा, आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया और घर आते ही माँ पर चिल्लाने लगे। पापा, माँ उस दिन रोई। वो आंसू भी ठंडे नमक बनकर मेरे दिल में जम चुके हैं। पापा, वो तो बचपन की बात थी। पापा, लोग जब किस्सा कहते थे कि फलां की शादी में तुम बहुत छोटी थीं और ताई के लड़के ने तुम्हें मारा तो माथे से खून निकलने लगा और आपने अपनी भाभी को सबके बीच जाकर कहा कि अपने लड़के को इतना मारो कि खून निकल जाए, नहीं तो मैं मारूंगा। पापा, ताई ने बेटे की खूब पिटाई की। इस किस्से के साथ ये भी जुड़ा था कि आपने मेरा मन बढ़ाया, लेकिन मेरा मन कहाँ बढ़ पाया पापा। वो तो मेरी उम्र बढ़ने के साथ कमजोर और कमजोर होता गया, क्योंकि वक्त के साथ वो जान गया कि कौन सी चोट पापा को बतानी है और कौन सी नहीं। पापा, मैं दिल में घाव लेकर घुटती गई। पापा, मैं बता रही थी अपनी कॉलोनी वाले घर के बारे में। वैसे पापा, हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि हमारे घर पर किसी का ध्यान न जाए, लेकिन गलती गुलमोहर, गुलाब और गुड़हल की थी। हम उनका खिलना नहीं रोक पाए। ऊपर से बगल वाले बाउंड्री के अमरूद की डाल भी गलती थी। वो साल में 2 बार फूलता था। सफेद सुंदर फूलों पर काले भौरे लौटते रहते थे। बड़े बड़े अमरूद होते थे। वो सर्दियों की सुबह थी, हवा में खुनक थी। मैंने हल्का सा शॉल ओढ़ा था। तभी बाउंड्री में गुलाब के पास लिफाफे में पड़ा कुछ दिखा। मैंने लिफाफा खोला, उसके अंदर ग्रीटिंग कार्ड जैसा कुछ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये धड़कन पहले ग्रीटिंग कार्ड के पाने की नहीं थी, ये कुछ और ही थी। उस कार्ड में मेरे घर का नाम लिखा था। इसका मतलब जरूर कोई कॉलोनी का लड़का होगा। मेरा हाथ कांप रहा था। पापा, ये है, यहीं गिरा था। आपने उसे देखा और कहा, फाड़कर नाली में डाल दो। मैंने कार्ड को दोबारा खोलकर नहीं देखा। सच तो ये है कि पहली बार भी मैंने कार्ड को खोलकर नहीं देखा था, बस अपना नाम दिख गया था। मैंने जल्दी से कार्ड फाड़ा और नाली में डाल दिया। आपने कहा कि घर में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा मन आपके प्रति एहसान से भर गया। न मालूम क्यों लगा कि आपने मुझे कोई सजा नहीं दी। आप समझ गए कि मेरी कोई गलती नहीं। वैसे पापा, लेकिन आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। मेरा मन स्नेह से भर गया। दिल किया कि आपके गले लग जाऊं। मौसम बीत रहा था। मेरी मेज खिड़की के ठीक सामने थी। जब हमारी कॉलोनी की लड़कियां तरह तरह के खेलों में भाग लेती थीं, तरह तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं, मेरा भी मन उनकी तरह रहने को करता था। पापा, उस दिन के बाद से आप लगातार बदल रहे थे। हमारे ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लग रहे थे। क्यों बाहर खड़ी हो? इतनी देर तक लाइट क्यों जली है? से लेकर एक सख्त निगाह।
लगता कि मेरे साथ ही मेरे ऊपर तनी रहती है। मेरे चेहरे पर अब एक उदासी तैरने लगी थी। अक्सर ही बुखार रहने लगा और सिर दर्द तो आम बात हो गई थी। फिर भी पापा, आपकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं आतुर रहती थी, लेकिन उस मुस्कुराहट को पाने के लिए मेरी हंसी गायब होती जा रही थी। पापा, तभी एक बात हुई। अपने घर के सामने कोई अलग तरह का लड़का रहने आया। उसकी खिड़की हमारी खिड़की आमने सामने थी। उसके यहाँ बानू और रानू कभी कभी पढ़ने जाने लगे। उनसे पता चला कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। एक दिन वो हमारे घर भी आया था। पता चला कि पहाड़ों से है। वो आप लोगों से पहाड़ों की बातें बता रहा था। वो एक ट्रेनी इंजीनियर था। एक दिन मैंने भी माँ से पूछकर अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में चित्र बनाने के लिए उसके यहाँ कॉपी भेज दी। उसने सिलाई मशीन का बहुत सुंदर चित्र बनाया था, लेकिन उसी कॉपी में एक अंतर्देशीय भी था। पापा, वैसे तो मैं किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ती हूँ, पर न मालूम क्यों ऐसा लगा कि वो चिट्ठी मेरे लिए है। वो चिट्ठी खुली हुई थी। उसमें लिखी हर बात मैं एक सांस में पढ़ गई थी। इसके पहले किसी ने मुझे केंद्र में रखकर इतना कुछ नहीं लिखा था। ये चिट्ठी उस लड़के ने अपनी बहन के नाम लिखी थी। उसमें लिखा था कि उसके घर के सामने बहुत सुंदर उदास लड़की रहती है। वो उदास लड़की गुलमोहर के पेड़ के नीचे कभी कभी खड़े होकर फूल चुनती है, कभी कभी अपने गेट के पास खड़ी होकर एकटक कुछ देखती रहती है। इतनी सी उम्र में वो उदास क्यों रहती है? जैसे कूल के किनारे फूल को किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया हो, अब वो धीरे धीरे सूख रहा हो। पापा, मैंने अपने बारे में ये सब बातें पहले कभी नहीं पढ़ी थीं। उसमें लिखा था कि वो अब लड़की से बात करना चाहता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी उसकी ओर नहीं देखती है। उसके घर जाओ तो दूसरे कमरे में चली जाती है। उसी चिट्ठी में लिखा था कि वो कभी कभी सिगरेट पीने लगा है। उसे अपने घर की याद आती है। पापा, मैंने वो अंतर्देशीय वैसे ही बानू के हाथ भिजवा दी कि गलती से ये इसमें रह गया था। पर पापा, मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी और मेरा सिर दर्द भी। एक दिन बानू की किताब में मुझे 2 तस्वीरें मिली। दोनों ही पहाड़ों की थी। नीले रंग के पहाड़ों के बीच सफेद रंग की नदी बह रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, इन्हीं पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होता हमारा घर आता है। मैं घर में तुम्हें याद करता हूँ। मैंने इसके पहले पहाड़ों की असली तस्वीर नहीं देखी थी। मेरे सपने में ये पहाड़ नीले रंग के आसमान जैसे हो गए। एक दिन पापा, मैं बाउंड्री में झाड़ू लगा रही थी। गुलाब के झाड़ में फंसा बहुत परतों में मुड़ा एक कागज मिला। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग थी, सीधे गोल गोल अक्षर। उसमें बड़ी ही अजीबोगरीब बातें लिखी थीं, जैसे मेरी संस्कृत की किताब में कभी सुभाषितानी लिखी थी। गन्ने में फूल नहीं खिलते, सोने में सुगंध नहीं होती वगैरह। लेकिन ये बात इस बात से जुड़ी थी कि ये सब मेरे बारे में था। मैंने चिट्ठी अब की दफा 2 बार पढ़ी, लेकिन अचानक मेरे वादे ने मुझे घेर लिया। मेरा दिल घबराने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। मैंने जल्दी जल्दी कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए और नाली में फेंक दिया। लेकिन हड़बड़ी में कुछ टुकड़े उड़कर गुलाब की झाड़ तक आ गए। तभी किसी ने अंदर बुलाया। मैं भागकर अंदर चली गई। पूरा दिन ग्लानि और डर के मारे बाउंड्री में नहीं आई। लगा कि जाली वाले दरवाजे से सामने की बाउंड्री से कोई देख रहा होगा। कहीं उसको मेरे चेहरे के भाव से कुछ अलग समझ ना आ जाए कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। दूसरे, इस बात की भी ग्लानि थी कि कहीं आप मुझे न देख रहे हों कि मैं क्या कर रही हूँ। सर्दियाँ बढ़ रही हैं। मेरे भीतर भी ठंड मार गई थी। मेरे नींद में दीदिया कागज खाते हुए दिखती थी। उसकी फैली लाल आंखें, उसकी हाँफती आवाज। पापा, मैं अक्सर ही खिड़की पर बैठती थी। लगता था कि देख लूं, सच तो है ये कि उस दिन चिट्ठी फाड़ने के बाद मैं दोबारा नाली के पास तक गई थी। ओस से उड़े हुए टुकड़े गीले होकर बहुत कमजोर पड़ गए थे, जैसे कि मैं होती जा रही थी कमजोर।
और सफेद। पहाड़ों का नीलापन गीला होकर बह गया था। दीपावली नजदीक आ रही थी। सबके घर के सामने रंगोली बन रही थी। मैंने भी बनाई। सबसे अच्छी रंगोली नंदू के घर पर बनी थी। वो लोग हमेशा अपना घर बहुत सुंदर सजाते थे, लेकिन सामने वाले घर में कोई रौनक नहीं थी। अक्सर ही अंधेरा रहता था। मैं देखना चाहती थी कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। उसी रात हम लोग प्रसाद देने आगे की लाइन में जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ पड़ता था। वहां कुछ अंधेरा भी रहता था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि तभी पीछे से हीरो रेंजर साइकिल से कोई नजदीक आया। मेरा दिल जोरों से घबराने लगा। उसने साइकिल रोकी और कहा, कैसी हो? मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन दिवाली की उस रात मैंने पहली बार उससे आंख उठाकर बात की थी। मैंने कहा, मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? सब ठीक है ना? बस इतनी सी बात बोलकर मैं आगे बढ़ गई। उसने भी नहीं रोका। मैं प्रसाद देने आगे की लाइन में गई थी। वापस लौटी तो देखा कि सामने के घर में 2500 दिए और मोमबत्ती झिलमिल कर रहे थे। तब तक कई घरों की मोमबत्ती बुझने की हालत में पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद सामने वाले घर से मिठाई और लाई एक प्लेट में आई। उसको बहुत ही सुंदर रुमाल से ढका हुआ था। रुमाल से किसी इत्र की खुशबू आ रही थी। मैंने देर तक वो रुमाल थाम कर रखा। भीतर एक बदलाव हो रहा था। किसी दिन गहरी उदासी में डूबा मन। समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था किसी अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ रही हूं। अपने पिता से धोखा कर रही हूं। लेकिन दूसरी तरफ लगता था कि मैं धोखा नहीं दे रही हूं। वही कर रही हूं जो सहज है, सुंदर है। इसी उपापोह में नया साल आने वाला था। पूरी कॉलोनी में लड़के लड़कियों ने मिलकर नया साल बनाने का कार्यक्रम रखा था। आपने कहा था मुझसे पूछने किसी को नहीं आने देना है। तुम उन्हें पहले ही टरका दो। मुझसे कॉलोनी की 2 दीदियों ने पूछा। मैंने कहा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें मेरा जवाब बहुत खराब लगा। उन्होंने बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो 30 तारीख थी। मैंने अपने जीवन का पहला ग्रीटिंग कार्ड खरीदा था। बिल्कुल सादा, इतना कि अगर उस पर रेस्ट इन पीस लिख देती तो भी अटपटा न लगता। कागज पर एक रजनीगंधा के फूलों की डंठल ब्लर होकर छपी थी और छोटा छोटा लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कांपते हाथों से लिखा कि ईश्वर आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं। नीचे एक नोट लिखा, आप प्लीज हमारे घर के सामने से चले जाइए। पहली दफा मैंने अपनी बाउंड्री पार की। दूसरे की बाउंड्री तक गई थी और जल्दी से कार्ड नीचे गिरा दिया। मैं पूरी रात रोती रही। अगली सुबह बीती। उसके बाद की सुबह बीती। चारों तरफ कोहरे के बादल थे। दिन में अंधेरा सा रह रहा था। मैं डर के मारे कॉलेज से घर, घर से कॉलेज ही करती रही। कोशिश करती थी कि भीड़ में ही रहूं। एक दिन मैंने देखा कि सामने का घर खाली हो रहा है। सामान तो ज्यादा नहीं था। एक जीप में आ गया था। मैं सूनी सूनी आंखों से देखकर भी नहीं देख रही थी। दोपहर तक घर खाली हो गया था। उस रात मैं पूरी रात खिड़की पर बैठी रही और सामने का घर देखती रही। सब कुछ खाली। मौसम बदल रहा था। हमारे स्वेटर उतर गए थे। मैं और कमजोर हड्डी का ढांचा लगने लगी थी। लेकिन हमारा गुलमोहर फिर से हरा हो उठा था। उसे न मालूम क्या हुआ था। उसमें काठ का जिल्द लपेटे कीड़े पड़ गए थे। वो कीड़े उड़कर हमारे घर में आ जाते थे और हमारे कपड़ों से चिपक जाते थे। आप मेरा इलाज करवा रहे थे। दूसरी तरफ दूसरा इलाज भी कर रहे थे कि मुझे जल्दी से जल्दी घर से ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां से मैं कोई चिट्ठी न लिख पाऊं। गुलमोहर इस बार नहीं खिला। तेज धूप में ऐंठ गया था, जैसे किसी बड़े कीड़े ने छोटे छोटे कीड़ों का रूप धरकर उसको निगल लिया हो। और वो गुलमोहर का पेड़ नहीं बल्कि काठ का जिल्द लपेटे कोई कीड़ा खड़ा हो। आपने केमिकल डलवाया, फिर उस पर आरी चलवा दी। हमारा पेड़ कट गया। अब उस पर न तो फूल आएंगे, न ही चिड़िया शोर मचाएगी, न ही किसी का ध्यान हमारे घर की ओर जाएगा। पापा, मैं कोशिश करती रही कि घर की रंग की हो जाऊं, उसी में मिल जाऊं, बिल्कुल कैमोफ्लेज होकर। पापा,
इस खालीपन ने मेरे भीतर से बहुत कुछ सोख लिया। मैं जिंदगी के बहुत मौकों पर शुष्क हो जाती हूँ। पापा, अब जब मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ, तब भी कुछ नहीं कह पा रही हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पापा, अब भी मेरी नींदें टूट जाती हैं। पापा, मुझे आज की रात भी सपना आ रहा है। मैं उठकर बैठ गई हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि याद कर पाऊँ नीले पहाड़ों की वो तस्वीर जिस पर नदी के किनारे सेब के छोटे छोटे पेड़ों पर हल्के गुलाबी फूल खिले थे। लेकिन मेरे सामने दीदिया दिख रही है। उसने मन में आई बातें लिखी थी किसी को। पापा, उसके बाद क्या हुआ? हमने अपने घर को क्या से क्या बनते देखा। हमने उसकी सारी किताबों के जिल्द उतार दिए, उसके हर कपड़े की तलाशी ली। उसका स्कूल जाना बंद हो गया, उसका इंटर फाइनल का इम्तिहान छुड़वा दिया गया। मैं उस वक्त आपके साथ साथ लगी रही किसी कारकुन के माफिक। जब उसकी कॉपी में वो कागज पाया तो दौड़कर आपको दिया। पापा, दीदिया ने वो पत्र किसी को लिखा था। उसमें उसने अपने भीतर की बात लिखी थी। पापा, आपने दीदिया के मुंह में वो कागज भर दिया और कहा कि खा जाओ, फिर नहीं हिम्मत करना ये लिखने की। पापा, दीदिया की आंखें फैलकर फटने को थीं। पापा, दीदिया ने वो कागज खा लिया था या आपने उसके मुंह में ठूस दिया था? तब भी आपने माफ नहीं किया। उसे सजा के तौर पर ऐसी जगह ब्याह दिया जहां से वो किसी को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी। वो हमारी जिंदगी से दूर हो गई। पापा, अब जबकि मेरे अंधेरे घने हो गए हैं, तब मुझे जिंदगी और मौत में से एक को चुनना है। आज मैंने वसुधारा के इंद्रधनुष को देखा। पापा, जब ऊंचे पहाड़ों से झरने गिरते हैं तो वो खामोशी में अलग ही शोर मचाते हैं। उनकी हर बूंद में इंद्रधनुष के रंग होते हैं। मैंने सोचा कि इन झरनों के साथ मैं भी बह जाऊं, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, 2 पल रुको, एक नजर डालो इन पहाड़ों पर, इनकी तलहटी पर। एक रात और रुक जाओ और करीब कि पुल को गंगा कैसे नहलाती है, जाकर देख लो। आज की रात चांद बहुत नजदीक है धरती के। फिर उसने मुझे मुट्ठी में भरकर बेला के फूल दिए। कहा, इसे लेकर रात पुल पार जाना। फिर देखने का मन न हो तो छलांग लगा देना, और मन करे तो पूरी रात देखना और उससे फिर मिलना। पापा, आज फिर से उसने मुझसे मेरे भीतर की बात लिखने को कहा है। मेरा गुलमोहर का पेड़ याद आ रहा है। मेरी मुट्ठी में बिंधा बेला मुझ तक जीने की आस लेकर आ रहा है। गंगा के सफेद दूधिया पानी ने पुल को भिगो दिया है। एक सुनहरा चांद पानी में भीग रहा है। मैं इस खामोशी में खुद को सुन रही हूँ। उसी मलयाली नर्स ने मुझसे कहा था ये करने को। वो हाथ में कागज कलम थमाकर दूसरा मरीज देखने चली गई शायद। फिर से हाथ में कागज और कलम है। मेरे फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बंद सीलन भरे दरवाजे हैं, एक एक करके खोलना है। उसके भीतर उतर रही हूँ। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरे पांव थर्रा रहे हैं। पापा, बाहर के अंधेरे तो दिख ही जाते हैं, लेकिन भीतर बैठा अंधेरा बहुत ताकतवर होता है। पापा, आज मैंने पहली खिड़की खोली है, आपको पहला पत्र लिखा है। ये मेरे भीतर की बात है पापा। मैं इस कागज को खा नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मैं दूर से खुद को देख रही हूँ। पाती हूँ कि उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़ी हुई हूँ। कभी पत्ते बटोर रही हूँ तो कभी उसकी चितकबरी पंखुड़ियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे गुलाब, गुलमोहर और गुड़हल की खुशबू लिपटी है, और मेरे भीतर उस खुशबू को लेकर कोई अपराध बोध नहीं। आपकी बिगड़ती बेटी।